Constituent Assembly that made our constitution. How much we do know about them? In this video, we are going to discuss everything about that. So, hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant, in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And today we are going to discuss about the chapter 2, that is making of constitution of M. Lakshmikant. So let's get started off and discuss everything about the Constituent Assembly. So let's get started. सो बाय द नेम ऑफ द चैप्टर वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इसमें हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मेकअप किया गया. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ बाय द डिमांड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ही कब हुई. आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप किया. हम अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी देख के आए हैं कि कौन से डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एंड डेफिनेटली रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्स है, एंड फेडरल और यूनिटरी का भी मिक्स है. राइट, ये सब चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली है. सो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब हुई थी. तो फर्स्टली इसकी डिमांड हुई थी 1934 में बाय एम.एन. रॉय. ये ज़रूर याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड है वो फर्स्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं की थी, बल्कि एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में जाके जो डिमांड है वो की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकअप होनी चाहिए, जो कि बैठ के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इनेक्ट करे, और डेफिनेटली वो जो हमारी कॉलोनियल पावर थी उसकी इंटरफेरेंस के बिना होना चाहिए. तो इन 1938 जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी. हमारे पास आज भी अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यूज देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं इंडिया के केस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप एडल्ट हो, दैट मीन्स अबव 18 एज, 18 और 18 अबव, तो उस केस में आप वोट कास्ट कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि वो रेंडमली थॉट आया, पहले से ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि हर किसी के पास राइट होना चाहिए. महात्मा गांधी जी ने तो बहुत ब्यूटीफुली बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि जिस इंसान के पास मे बी इतना पैसा ना हो उसके पास वो राइट नहीं होना चाहिए. हो सकता है उसका करेक्टर दूसरे बंदे के करेक्टर जिसके पास पैसा है उससे ज़्यादा हो, तो उसे भी वोटिंग का राइट मिलना चाहिए. तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ऑलरेडी ये चाहते थे कि हर किसी को राइट मिले वोट करने का. तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने भी यही एक हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक डिमांड रखी थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल तो नहीं, एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए. और फाइनली एक्सेप्टेड बाय अगस्त ऑफर ऑफ 1940. बट उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी. उस समय जो इलेक्शंस हुआ था वो डिफरेंट तरीके से था, वो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लिए उसमें हर किसी ने वोट कास्ट नहीं किया था. और फाइनली अगस्त ऑफर के थ्रू 1940 में जो ये डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये एक्सेप्ट की गई थी. फिर फाइनली कंपोजिशन होनी स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. पहले हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी डिमांड हुई, फिर उसमें डिमांड रखी गई बाय जवाहरलाल नेहरू की एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, और फिर फाइनली अगस्त ऑफर 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की असेंबली के लिए हम लोग बोल सकते हैं जो डिमांड है वो फुलफिल की गई. फिर होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट. सो कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1940 में डिमांड अप्रूव कर दी, और 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 मेंबर्स थे और मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स थे. सो दैट वाज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अब यहाँ पे सिंगल, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ना कि अभी भी जो हमारे इलेक्शंस है वहाँ पे जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो यूज़ होता है, जिसमें जो भी कैंडिडेट को हम सब लोग वोट करते हैं, राइट, जिसके उन कैंडिडेट्स में से सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं या सबसे ज़्यादा वोट काउंट होते हैं वो इलेक्टेड हो जाता है. पर दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो आज भी हमारी पॉलिटी में यूज़ होता है. यू हैव टू राइट इट अप इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि कहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है. एंड आई बिलीव आपको ज़रूर पता होगा, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन. अगर आपको नहीं पता देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की
असेंबली इलेक्शंस हुई थी वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुई थी, जिसमें सबने वोट कास्ट नहीं किया था क्योंकि उस समय हर किसी के पास वोटिंग राइट नहीं थे। तो टोटल स्ट्रेंथ थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इसके ऊपर आई कांट एक्सप्लेन मोर, बट हाँ फिर भी मैं इसको एक बार को इलेबोरेट ज़रूर करना चाहती हूँ कि आप देखो यहाँ पे हम लोग जब मुस्लिम लीग की 73 सीट्स बोल रहे हैं तो हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो उन्होंने डिमांड रखी थी कि जो रिलीजन के बेसिस पे भी सीट्स एलोकेट होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मैं इंटेंशनली यहाँ पे नहीं वो इंक्लूड कर रही हूँ ताकि ये वीडियो और लेंथी ना हो, बट आई बिलीव कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी। तो यहाँ पे 296 ब्रिटिश इंडिया से थी, 93 प्रिंसली स्टेट से जो सीट्स थी वो थी, 292 ब्रिटिश इंडियन स्टेट। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पे 4 नॉमिनेटेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। उसमें थी एक तो थी बलूचिस्तान अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और इंडिया में अजमेर, मेरवाड़ और दिल्ली और कुर्ग, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। जैसे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके अंडर ये प्रोविंसेस नहीं आती थी, तो इन्हें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोलते थे। जहाँ पे चीफ कमिश्नर थे वो इन प्रोविंसेस को हैंडल करते थे। तो ये है बेसिकली अभी हमने क्या देखा, 389 टोटल सीट्स थी, राइट, और उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की थी, और 296 में से जो 292 थी वो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। फिर 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स थी, राइट। तो ये है इनका बेसिक कैटेगराइजेशन। देन सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर ऑन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, क्योंकि वही वो कम्युनल लाइन्स के ऊपर वो डिमांड रखी गई थी, और वो क्या थी, मुस्लिम, सिख और जर्नल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट्स थी वो इन्हें एलोकेट की जाती थी, मुस्लिम्स को कितनी, सिख्स को कितनी, और जर्नल में सब बाकी आ जाते थे। तो पॉइंट वही है कि जो ये रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, और तब मैं बार बार बोलती हूँ कि आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी जब एग्जिट पोल आते हैं तब वहाँ पे ये बोला जाता है इस वर्ग के लोगों ने या इस कम्युनिटी के लोगों ने इन्हें वोट दिया इसलिए जीत गए, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। अब हम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत टाइम बीत चुका है इन सब चीज़ों के लिए। अब हमें एटलीस्ट इन कम्युनल लाइन से ऊपर उठ के वोटिंग करना चाहिए, और अगर हम सही में इन लाइन से ऊपर उठ के वोटिंग कर रहे होंगे तो जो भी एग्जिट पोल बताएंगे वो ये नहीं बताएंगे, वो ये बोलेंगे इस बंदे ने या इस कैंडिडेट ने इस तरीके से अपना काम किया था और शायद ये इनके लिए बैकफायर किया, या ये इन्होंने काम नहीं किया था इसलिए बैकफायर किया, और इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने इन्हें वोट किया। वो एरिया वाइज तो फिर भी समझ में आता है। ये नहीं होना चाहिए कि रिलीजन या कास्ट या जाति इन सब चीज़ों के ऊपर इन सब बेसिस के ऊपर आज एटलीस्ट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बट उस समय ये सब चीज़ें थी। तो एक चीज़ याद रखना, महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना वर नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, राइट। तो ये है कंपोजिशन की बात, जिसमें हमने देखा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्शंस हुआ था। और बट देखो एक चीज़ याद रखना, ये बोला जाता है कि ठीक है यहाँ पे सभी ने वोट कास्ट नहीं किया, बट फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हाईली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, मतलब वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली थी। और इसीलिए आप देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप बोलो कि वहाँ पे हिंदूज ज़्यादा थे या वहाँ पे लॉयर्स ज़्यादा थे, जो भी आप क्वेश्चन रेज करना चाहते हो, हमेशा ये याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के आपको सही में लगता है कि माइनॉरिटीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, आपको सही में लगता है कि रिलीजियस ग्राउंड पे कुछ पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ये ध्यान में रखा गया है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी डिमांड्स फुलफिल हो, उनको प्रोटेक्शन मिले, अगर कोई भी कहीं भी किसी भी एंगल से वल्नरेबल है तो उसे प्रोटेक्शन मिल सके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इंश्योर किया गया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्क था वो कहीं भी हिंडर हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में जाता है। तो मैं आपको ये इनिशियल फेज पे ही बताना चाहती हूँ। अब बात आती है मीटिंग्स की, कि ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो इलेक्ट हुए थे 389, इनकी मीटिंग्स कैसे हेल्ड हुई। तो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, दैट वो, और उसके टेम्परेरी, देखो जब भी कोई मीटिंग होगी
तो वहाँ पे कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा। आपके की अगर क्लास लग रही है कोई भी स्कूल में या कॉलेज में, तो आपकी क्लास में कोई टीचर तो होगा, राइट? अगर वो टीचर आने आएगा नहीं, आपको हेड नहीं करेगा, तो अगर आप डिबेट कर रहे हो, कोई भी मॉडरेटर नहीं है उसमें, तो अगर आप डिबेट कर रहे हो तो वो एक्सट्रीम एक्सटेंड में जा सकती है, तो मॉडरेटर बीच में चाहिए। तो वैसे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट चाहिए, तो वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो फर्स्ट मीटिंग थी उसके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। फिर लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 पे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी। और 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसे फाइनली मूव किया था, जिसे अडॉप्ट किया गया ऑन 22 जनवरी 1947। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम बार बार सुनते हैं पूरी पॉलिटी में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी को दिखाता है। जो फिलोसफिकल पार्ट है वो ऐसा बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही काफ़ी हद तक लिया गया है। अब फिलोसफिकल पार्ट में जैसे इंडिया एक सॉवरन रिपब्लिक होगा, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उन्हें सेफ गार्ड किया जाएगा, हमारी फेडरल फॉर्म की गवर्नमेंट होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपके आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। क्लास 11th की NCERT है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है ही क्या। और जो वो फिलॉसफी है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से टेकअप की गई है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट वाज मूव्ड इन 13 दिसंबर 1946 और 22 को ये अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी को। तो ये है मीटिंग्स के बारे में। ये हो रहा है 1946 तक की बात। फिर आती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था इसने 3 बेसिक चेंजेस लेके आया। फर्स्ट क्या था? असेंबली वॉज मेड फुली सॉवरन। अभी तक तो कॉलोनियल पावर थी तो इसलिए हम लोग फुली सॉवरन नहीं थे, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था वो इंडिपेंडेंटली करते थे, पर फिर भी वो जो ब्रिटिश या कॉलोनियल पावर का जो रूल्स थे उन्हें चेंज नहीं कर सकते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट जो असेंबली थी वो फुली सॉवरन बन चुकी थी। दैट मीन्स जो भी लॉ मेकअप किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स उसे पार्लियामेंट चेंज कर सकती थी। देन असेंबली ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों? क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसमें लेजिस्लेशंस भी करने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो एक जो हमारी असेंबली थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो एक बार जब मिलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रोल में कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं, तो उस समय जो उनके प्रेसिडेंट होते थे तो वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो मिलते थे लेजिस्लेटिव बॉडी के हिसाब से कि हम अपनी पॉलिटी में जो लेजिस्लेशन करना है पार्लियामेंट के फॉर्म में, तो उस केस में उनके प्रेसिडेंट होते थे GV मवलकर। तो ये आपको याद रखना है, दोनों प्रेसिडेंट्स में डिफरेंट है। और ये चेंजेस हुए थे इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, क्योंकि तब हम फुली सॉवरन हो चुके हैं, तो दैट मीन्स हम खुद ही पार्लियामेंट है, तो हमें खुद ही अपने लॉज मेकअप करने हैं। फिर आता है जो पार्टीशन के बेसिस पे चेंजेस आते हैं, दैट इज मुस्लिम लीग्स मेंबर्स विदड्रॉ। तो अब टोटल स्ट्रेंथ जो था, जो 389 था वो अब रह गया 299, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और 70 प्रिंसली स्टेट्स थी। सो ये अब बेसिक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ रह गई थी 389 से 299, राइट। तो ये 3 मेन चेंजेस थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू हमारे इंट्रोड्यूस हुए। फिर आता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मेकअप किए, क्योंकि देखो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर 1947 वो लेजिस्लेटिव भी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, बट हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहला फंक्शन अगर हम डिस्कस करें वो ये है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो सबसे देखो हर इंसान का देखो जो हमारी मिलिट्री भी होती है, कोई भी होता है, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन क्या होता है? उसका फ्लैग होना मस्ट है। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हम वो इंडिपेंडेंस कैसे शो अप करेंगे? तो हमारे पास अपना फ्लैग होना चाहिए। इसलिए 1947 से पहले ही, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले, दैट इज 22 जुलाई को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, ये याद रखना। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं, फिर आता है नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। अगर हम
जब हम रिपब्लिक डे मनाएंगे तो उस समय हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए, हमारा नेशनल सॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए वो सब अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने 26 जनवरी को एक तरह से इम्प्लीमेंटेशंस में ले आए थे, वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 24 जनवरी को, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम जब अपने आप को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे इम्प्लीमेंटेशन वाले फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो उस केस में हमारा एक स्टेट का या हमारे कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हमें ज़रूर चाहिए। तो वो 24 जनवरी को ही हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट अडॉप्ट किया था। फिर असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years और 11 मंथ एंड 18 डेज, क्योंकि ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 2 साल में सिर्फ 11 सेशंस हुए थे। सो दैट शोज कि 11 सेशंस अगर आपको करने हैं, अगर सपोज आप वीकेंड्स पे भी करते, सपोज आप संडे को भी करते, तो भी 11 सेशन के लिए आपको 2 साल लगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो ये दिखाता है कि यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म आप मेकअप कर सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके जो मेंबर्स थे वो इसको एक जैसे बोलते हैं ना पार्ट टाइम काम के हिसाब से देखते थे, इसे प्राइमरी गोल के हिसाब से नहीं देखा गया। नहीं तो 11 सेशंस ओवर 2 years, दैट्स लाइक अ ह्यूज टाइम पीरियड फॉर दैट। सो असेंबली एक्टेड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट फ्रॉम 24 जनवरी 1950 टू फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑन 1951 to 52 कि डेफिनेटली अब इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस का रिजल्ट, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस तब ऐसे नहीं थे जो आज हो रहे हैं, तो इलेक्शंस होना, इलेक्शंस का रिजल्ट आना, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगा था। तो उतनी देर तक जो हमारी पार्लियामेंट थी, क्योंकि पार्लियामेंट का हमने काम कब से संभाल लिया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, तो जो हमारी पार्लियामेंट थी वो तब तक हमारी एक तरह से प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है उसका काम किया था फ्रॉम 24 जनवरी 1950 से लेके फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक। उससे पहले का क्यों नहीं मान रहे हैं हम, क्योंकि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में आएगा तब से ही तो हम वो चीज़ें लेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अदरवाइज तो लेजिस्लेटिव बॉडी के हिसाब से तो वो काम कर ही रहे थे पहले, राइट। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करना वो पहले ही कर लिया था 22 जुलाई को, और उसके बाद नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट वो हुए 24 जनवरी 1950। और उसके बाद हमने देखा कि 11 सेशंस हुए थे ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, और असेंबली एक्टेड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट फ्रॉम 24 जनवरी टू 24 जनवरी 1950 टू 1951-52, जब तक ये इलेक्शंस ओवर हुए। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन कम्स द मेजर कमिटीज। अगर हम कमिटीज की बात करें तो बहुत सारी हैं, अगर आप बुक में देखो, बट मैंने यहाँ पे कुछ मेन इंक्लूड किया है। जैसे पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज की बात करें, वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर आती थी। प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल, क्योंकि यहाँ से आप बहुत इजीली याद भी रख सकते हो, राइट, क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सबको जो इंडिया में मर्ज करने का वो सारा का सारा काम सरदार पटेल ने अपने हैंड में लिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन February 1948 एंड व्हेन अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे में मनाते हैं, नहीं तो जब हमने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम तभी हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, बट हमने इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पूर्ण स्वराज डे वाले दिन ही उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों टाइम पीरियड, क्यों ऐसा लैग है, क्यों जब हमने नवंबर में कर लिया था उसे अडॉप्ट, तो क्यों हमने जनवरी तक उसका वेट किया कि हम 26 जनवरी को ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये थी कमेटीज। अब आता है क्रिटिसिज्म्स की बात। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहले नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंगली जो इलेक्शंस थे वो नहीं हुए थे, बट मैंने आपको उसका काउंटर ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ऑल्दो दैट्स ट्रू कि वो यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंगली नहीं थे, बट फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है कि
वहाँ पे फिर भी बहुत वो रिप्रेजेंटेबल जो असेंबली थी वो थी। वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग थे। डेफिनेटली हिंदूज़ ज़्यादा होंगे क्योंकि हिंदूज़ की पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। तो उसके प्रोपोर्शन ही तो देखोगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप वही चीज़ आ गया कि हम सिमेट्रिकल फॉर्म में वो चीज़ें कर दें कि अगर 10 हिंदू है, 10 सिख होने चाहिए, 10 मुस्लिम ऐसा तो हो भी नहीं सकता। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होगा, तो वो हाईली रिप्रेजेंटेबल फिर भी थी। नॉट सॉवरन बॉडी क्योंकि जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं हुआ था तब तक वो फुली सॉवरन नहीं थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद फुली सॉवरन हुए थे। दैट मीन्स वो फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाए हुए लॉज वगैरह उसे भी वो चेंज कर सकते थे, बट फिर भी वो अपना काम बहुत ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं ना कि इंडिपेंडेंट वे में ही उन्होंने किया है। वहाँ पे कहीं भी हम ये नहीं बोल सकते कि जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखा है। टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली दिस इज द राइट क्रिटिसिज्म कि 2 साल में 11 सेशंस लिए हैं। सो टाइम कंज्यूमिंग था। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड, डेफिनेटली वही डोमिनेट करेंगे क्योंकि होता है ना जिसका जो जोन है उसमें वही बेटर काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो थे डोमिनेशन बाय हिंदूज। उसका मैंने आपको काउंटर ऑलरेडी दे दिया। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगी, राइट। तो ये है कुछ क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। देन कम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसके अंदर मुझे 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वो एक तो ये था कि एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और दूसरा ये था कि सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 2 चीज़ें थी जो मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। बट एनी हाउ आप बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। दैट्स अप टू यू कि आप कितना उसे मगअप कर सकते हो। बट अदरवाइज कुछ चीज़ें होती हैं, अब जैसे आपने ये वीडियो में देखी तो आपको वो बाय डिफॉल्ट याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आपने वो तरीके से ये पूरी की पूरी वीडियो देखी होगी। और जब वो चीज़ें याद हो जाती हैं तो हमारा काम ईजी हो जाता है और हम ईजीली समझ पाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मेकअप हुआ। और आगे तो कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम चल ही रहे हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो वो तो आपको इजीली समझ में आते ही जाएंगे। तो द ओनली थिंग दैट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ओवर देयर इज कि आप इसको, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ों में कुछ डाउट है, देन जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, and if you have any doubt just put it up in the comment box below. I will love to get back to it. So let's revise quickly guys. So firstly हमने देखा कि डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नहीं सबसे पहले की गई थी, राइट, याद रखिएगा। देन हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन देखी, फिर हमने उसकी मीटिंग देखी, फिर हमने देखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली 3 जो मेजर चेंजेस आए थे वो क्या थे। फिर हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए। फिर मेजर कमिटीज देखी, कमिटीज कौन सी थी। फिर हमने एट द एंड ये भी डिस्कस किया कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स है अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और फिर एंड में हमने दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू then hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Always remember guys, I do conduct a free masterclass over which I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also enroll for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So that was it for this particular chapter. We will meet tomorrow again with new chapter. Till then, bye bye guys.